हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद अमित। तो ये वीडियो हमारे स्पेशल एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि स्पेशल एमसीक्यू सीरीज हम लोग लाए हुए हैं एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए। इन सभी एग्जाम्स में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके प्रीवियस ईयर में सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। तो इनको आप देखिए और अच्छे से समझिए करेंगे। तो साउंड से रिलेटेड एमसीक्यूज आज हमारे पास में है। तो चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं, साउंड। हिंदी में आप सब इसका जानते हैं, कहते हैं इसको हम लोग ध्वनि। बाइलिंगुअल है हमारे पास, इसलिए कभी इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगा लैंग्वेज को लेकर के। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वन डे एग्जाम्स के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, द कॉजेज ऑफ इको आर, प्रतिध्वनि के कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। इसका मतलब होता है ना कि ध्वनि गया, टकराया, टकरा करके वापस आया, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। कॉजेज ऑफ इको, ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होता है हमारा प्रतिध्वनि, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि के शोरगुल का मात्रक क्या है? ध्वनि के शोरगुल का मात्रक हमारा डेसिबल होता है। ध्वनि के शोरगुल का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। तीसरा क्वेश्चन, साउंड वेव्स आर, ध्वनि कैसा तरंग है? तो ध्वनि हमारा अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होता है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होता है। इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इंग्लिश तो लिखा हुआ मैकेनिकल वेव अपन कहते हैं इसे। अगला देखिए, साउंड वेव से देखिए कि कोई भी वेव, दुनिया का दूसरा कोई भी तरंग है यहाँ पे, अगर वो वेव है तो वेव खुद में फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा का रूप होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ क्या ले जाएंगी? ऊर्जा ले जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक स्वर यंत्र हवा में 165 बार प्रति सेकंड दोलन करता है, मतलब कि समझ रहे हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है आपको 165 हर्ट्ज। आए क्या बोल रहा है? यदि हवा में ध्वनि का वेग कितना है? 330 मीटर पर सेकंड, मतलब ये आपको वेलोसिटी दे रहा है 330 मीटर पर सेकंड। निकालने क्या बोल रहा है आपको? पूछ रहा है क्या? तो तरंग दैर्घ्य निकाले। देखिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे v आपका वेग, f आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, लेमडा आपका तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब पूछा गया हमसे लेमडा निकालने, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई एफ। अब पुट कर दीजिए, v का वैल्यू 330, f का वैल्यू 165, काट करके आ जाएगा 2 मीटर। आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका ध्रुवीकरण नहीं होता? पोलराइजेशन अनुदैर्घ्य तरंग का नहीं होता। पोलराइजेशन का मतलब होता है ना कि पोलराइजेशन का मतलब समझिएगा ध्यान से, क्या होता है कि लाइट जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में बोलते हैं फैलता है, तो इसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। लेकिन साउंड के साथ ऐसा नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं कि साउंड का ध्रुवीकरण नहीं होगा। ओके, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ये कैलकुलेट किया गया था लपलास के द्वारा ये ज्ञात किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन के द्वारा ज्ञात किया गया ध्वनि का वेग, ये 280 मीटर ज्ञात किए हुए थे, जो कि खैर गलत था, बाद में इसको करेक्ट करना पड़ा। इस समय नहीं, ये इफेक्ट ऑफ हीट को नेगलेक्ट कर दिए थे, उष्मा के प्रभाव को नेगलेक्ट कर दिए थे। ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में पूछता है कभी कभी ये क्वेश्चन, कि न्यूटन द्वारा ज्ञात किया गया ध्वनि का वेग गलत क्यों हो गया था? क्योंकि वो उष्मा के प्रभाव को इग्नोर कर दिए थे। ध्वनि का वेग किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, √t होता है, खैर तापमान के समानुपाती होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, √E/t। यहाँ पे E जो है प्रत्यास्थता होता है, प्रत्यास्थता, और D जो है ये घनत्व होता है। तो आप लोग पता चल गया कि प्रत्यास्थता के भी समानुपाती होगा और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? घनत्व के। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नीचे में जो है ना उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा
1/d आ जाएगा। तो अब क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो इलास्टिसिटी। देखिए वैक्यूम निर्वात का, इसको निर्वात कहते हैं हिंदी में, निर्वात का प्रत्यास्थता शून्य होता है, निर्वात का इलास्टिसिटी जीरो होता है, वैक्यूम का इलास्टिसिटी क्या होता है, जीरो। इसी कारण से स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाता है वैक्यूम में, जीरो होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज जीरो, भी है हमारा जीरो। ओके ठीक है। हाँ तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड। आप लोग देखे थे अभी कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है, बढ़ता है, आर्द्रता जो है इससे भी बढ़ता है, घनत्व से घटता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा दाब। दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। अगला देखिए रडार स्पीड डिटेक्टर, ये ना डॉपलर के प्रभाव पे सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या होता है सो देखिए इसमें, इसको तो ना ओवर स्पीडिंग का जांच किया जाता है, पुलिस सब इसको रखे रहता है। जब आप जाते हुए ना कभी गाड़ी एकदम उड़ाते हुए पकड़ लेता होगा, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं इतना स्पीड में, और रोक लेता होगा, तो वो चीज़ होता है ओवर स्पीडिंग। अब समझिए डॉपलर के प्रभाव में होता क्या है, ये वर्क करता है डॉपलर प्रभाव रिलेटिव मोशन पर, सापेक्ष गति के कॉन्सेप्ट पर, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट पर ये चीज़ वर्क करता है। रिलेटिव मोशन होता क्या है, जैसे देखिए कभी गाड़ी आ रहा है, हॉर्न मारते हुए पीं, धीरे धीरे, जैसे ही पास में आएगा पीं, फिर दूर जाएगा पीं, घटते, इस तरीके से बढ़, ऐसे देखिए जैसे गाड़ी जब आ रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये आपका गाड़ी है और ये आप खड़े हैं यहाँ पे, तो जैसे ये नज़दीक आएगा यहाँ पे वेलोसिटी जो है बढ़ते चला जाएगा, यही प्रभाव कहलाता है डॉपलर का प्रभाव। इसी पे होता है ओवर स्पीडिंग। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी इसका यूज किया था, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ कि डॉपलर के प्रभाव का उपयोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किसके प्रभाव का उपयोग किया है, किस नियम का, तो डॉपलर के प्रभाव का उपयोग किया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसमें ध्वनि गति नहीं कर सकती, पढ़े आप लोग निर्वात में, क्योंकि इसका निर्वात का प्रत्यास्थता शून्य होता है। तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। तारत्व में दो चीज़ आता है, जो पिच इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच हाई और लो हो सकता है, हाई पिच एंड लो पिच। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कभी कि हाई पिच किसका, लो पिच किसका। तो देखिए हाई पिच होता है गर्ल्स के साउंड का, तो लो किसका होगा, लड़कों के साउंड का। हाई पिच होता है मस्कीटो का, मच्छर का। लो किसका होगा फिर, तो शेर का, ढा जो करता है। उसके बाद में साथ में हाथी का, गधा का, इन सब का लो पिच होगा। ठीक है, इधर बर्ड्स का जो है, इन चिड़िया का भी बहुत हाई पिच होता है, मच्छर का ज़्यादा हाई होता है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, टीवी रिमोट में इंफ्रा रेड वेव का, अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। इंफ्रा रेड वेव का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा विलियम हर्सेल ने इंफ्रा रेड वेव का खोज किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग, सोनर किसके द्वारा, सोनर ना समुद्र के लिए जनरली पानी से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा सी फेयर्स, समुद्र यात्रियों के द्वारा उपयोग किया था, समुद्र यात्रियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोनर जो है ये भी वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग पानी में ध्वनि सुनने, देखिए पानी शब्द हाइड्रो से ही होता है, तो अब ऑप्शन बचा हाइड्रोफोन या हाइड्रोमीटर, तो यहाँ से याद रखिएगा हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब ऑडिबल रेंज का फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ना 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को। 20 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, इंफ्रासोनिक। ये सुनाई देता है हाथी को, अपस्रव। इसको सुनाई देता है एलिफेंट्स को, हाथी को, वेल को, बड़े जानवरों को। खैर इन्हें हमारा वाला साउंड भी सुनाई देता है, ऑडिबल वाला भी। अब देखिए 20 से 20,000 के बीच है, तो उसको हम लोग सोनिक या ऑडिबल कहते हैं, सोनिक या ऑडिबल। और ये सुनाई देता है सभी को, तो यही 20 से 20,000 हर्ज हो जाएगा। खैर ये भी जान ही लीजिए, अगर आवृत्ति ग्रेटर देन 20,000 हर्ज तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और ये सुनाई देता है चमगादड़ को, बैट।
साथ में बैक्टीरियाज को भी सुनाई देता है कुछ कुछ। चलिए बता दें, यदि ध्वनि का चाल, ये क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड हो तथा इसका तरंग दैर्घ्य 0.5 मीटर है, तो इसका आवृत्ति क्या होगा। चलिए क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है आई होप। देखिए दिया हुआ है क्लियर कि वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, तरंग दैर्घ्य 0.5 मीटर, इसको लिखेगा तो 1/2 मीटर आ जाएगा। और पूछा क्या है हमसे, फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था ऊपर एक क्वेश्चन में, V = F लैम्डा, तो F = V/λ, तो पुट कर दीजिए 100/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 100 × 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइयर पिच ऑफ साउंड, किसका आवृत्ति अधिक होगा। तभी मैंने बताया था मॉस्किटो वाले का अधिक होता है, गर्ल्स तो है नहीं इसमें। अब देखिए इको सुनने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। प्रतिध्वनि का होता है, प्रतिध्वनि के बारे में आप लोग अभी ऊपर में पढ़े थे कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब समझिए होता है जैसे यहाँ से आप बोल रहे हैं तो ये गया इस परावर्तित सतह से गया, टकराया और वापस आया, फिर आपको सुनाई देगा। कितना दूर रखिएगा कि अच्छे से आके सुनाई दे। देखिए यहाँ पे एक बात होता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, मतलब एक ध्वनि का आपके कान पे कितना देर प्रभाव रहेगा। तो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो है होता है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। अब देखिए मतलब कि 1/10 सेकेंड के बाद आना चाहिए दूसरा ध्वनि। जैसे पहला हेलो सुने, उसके बाद अगला हेलो 1/10 सेकेंड के बाद, मतलब कि दूरी कितना। अब देखिए आप लोग वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 340 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, दूरी बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, 340 इंटू 1/10, अब 0 0 कट जाएगा, आंसर 34 मीटर। तो बोलेगा सर तो 34 मीटर तो ऑप्शन में नहीं है, उप्स गड़बड़ा गया लगता है। तो वैसा बात नहीं है, जाना और आना दोनों लेकर के 34 मीटर होना चाहिए। तो 17 मीटर जाना, 17 मीटर आना होना चाहिए, तो दूरी होना चाहिए 17 मीटर, 17 मीटर। ठीक है, वही दूसरा माध्यम रहता है, स्पीड बदल दीजिएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। फिर वैसे क्वेश्चन फिर कभी दूसरे सीरीज में लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। तो याद रखिएगा सॉलिड का प्रत्यास्थता सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड का इलास्टिसिटी सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसी में आपका स्पीड भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, अब देखिए सॉलिड के अंदर भी ना स्टील में सबसे ज़्यादा होता है, स्टील में स्पीड ऑफ साउंड अधिकतम होता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है यहाँ पे, मैक्सिमम। ठीक ना, अब आगे देखिए, परस्रव्य ध्वनि का उपयोग ना सोनोग्राफी में क्या आता है, ये अंगों का जांच होता है, अल्ट्रासाउंड। और जानते हैं हम लोग शरीर के अंदर में जो अंग काम करता है ना उसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है, तो अल्ट्रासाउंड अंगों का जांच में यूज किया जाता है इसका, अंगों का जांच। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, रात्रि के समय। देखिए WHO ना कई एक बात बोला है, देखिए रात में भाई लोग डीजे बजाइए, जो भी मतलब चीज़ वो 45 डेसिबल से तक का ही बजाइए, और दिन में जो पार्टी करना है 55 डेसिबल तक का। अगर रेसिडेंशियल एरिया है तो हाँ जाइए, स्कूल सब में बजाइए, स्कूल बोलना सॉरी, मतलब जो फ्री एरिया में बजाइए, जितना आवाज़ में बजाना है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सुपरसोनिक विमान ना सोनिक बूम निकालता है, इसको बोलते हैं पूरा ध्वनि बूम, ये टाइप ऑफ प्रघाती तरंग होता है, ध्वनि बूम। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार के ध्वनि का उपयोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। चमगादड़ ना अपने शिकार को पकड़ने के लिए यूज करता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। ऊपर ही बताया, यही सुन भी सकता है, यही बैट को सुनाई देता है। और क्या करते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए बैट यहाँ पे शिकार है, तो इस तरीके से अपना भेजेगा साउंड को, ये भाई गया साउंड। अब जो टकरा जाएगा ना, ये वाला यहाँ से, ओके पेन चेंज करके बताता हूँ, जो टकराया वो वापस जाएगा, अब जो टकरा गया है ये वाला इस तरीके से वापस जाएगा। तो को समझेगा अच्छा इसी सामने शिकार है, उसका इस पर आके अटैक मारेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, अब आगे का बात समझिए। भूकंप के समय मैंने पहले ही बताया था कि अपस्रव्य ध्वनि उत्पन्न होता है, इंफ्रासोनिक साउंड।
अपश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन, इसके बाद में अगला क्या, स्टडी ऑफ साउंड को हम लोग एकॉस्टिक साइंस कहते हैं। ठीक है, बाकी साइटोलॉजी सेल का अध्ययन होता है, ये विराम एवं गति रेस्ट एंड मोशन का होता है, रेस्ट एंड मोशन का। तो देख लिए थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा एवं ताप का होता है, हीट एंड टेम्परेचर का। समझ गए? अब आगे देखिएगा इसको, बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे पास। अगर ध्वनि का चाल हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में सही, अगर ध्वनि का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो चाल उसका 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। ये बात याद रखिएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन वो जेई के एग्जाम में काम होता है, हमारे लिए काम का नहीं है, अदरवाइज मैं बता देता। निम्नलिखित में से किस स्थिति में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है? अब चलिए देखिए, बारिश के समय क्या होता है ना कि आर्द्रता बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है ना तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होता है, बढ़ता है। नॉर्मल समय तो खैर जो है सो है। और कुहासा के समय ना अनुभार बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर मास, अनुभार दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो इस समय क्या होता है ना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड घट जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक होता है बारिश के समय में, उसके बाद नॉर्मल टाइम में, और सबसे कम जो है होगा वो हो जाएगा कुहासा के समय में, फॉग के समय में सबसे कम होगा। ओके, तो दोस्तों आज का सीरीज हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशंस दीजिएगा कि अगला किस चैप्टर का वीडियो लाया जाए, और वीडियो में भी कहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए आप लोग सजेशंस दे सकते हैं। योर सजेशन विल ऑलवेज बी वेलकम्ड।